तो जब भी हम किसी इंजीनियरिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जरूर होता है। तो आज हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ देखेंगे, एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल के साथ देखेंगे कि सिस्टम डिजाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वहां पे काम कैसे होता है। तो लेट से आपके पास एक पिज्जा पार्लर है और आपके पास आपके साथ काम कर रहा है एक शेफ। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि एक अगर आपके पास शेफ है और बहुत सारे कस्टमर्स ऑर्डर्स भेजे जा रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। तो क्या आपका एक सिंगल शेफ इतने सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकता है? सो हाउ डू यू हैंडल सो मेनी ऑर्डर्स? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन वी ऑल हैव। अगर आप मैनेजर हो एंड आप अपने शेफ से बहुत ज्यादा काम कराना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो, जितना ज्यादा लोड आ रहा है वो लोड एक ही शेफ पे डाल रहे हो। साथ ही साथ आप शेफ को बोल रहे हो तू थोड़ा सा और ज्यादा पैसा ले ले, ठीक है, और ज्यादा पैसा ले ले एंड काम ज्यादा से ज्यादा कर दे, ठीक है। तो शेफ को पैसे भी मिल रहा है, शेफ को ऑर्डर्स भी ज्यादा मिल रहा है, तो काम के साथ साथ उसको पैसा भी मिल रहा है। तो यहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सिंगल शेफ है मतलब सिंगल मशीन है, आप इसके ऊपर और रिसोर्सेज डाल रहे हो। रिसोर्सेज यहां पे क्या है? पैसा, मनी, राइट। आप मैनेजर हो, आप सिंगल शेफ पे और रिसोर्सेज डाल रहे हो और रिसोर्सेज ऐड कर रहे हो मतलब पैसे ऐड कर रहे हो। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इस सिंगल शेफ पे मतलब इस सिंगल मशीन पे हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है वर्टिकल स्केलिंग। इफ यू रिमेंबर सही से, वर्टिकल स्केलिंग क्या था? एडिंग मोर रिसोर्सेज, एडिंग मोर सीपीयू, एडिंग मोर मेमोरी, एडिंग मोर हार्डवेयर टू द सेम मशीन, टू द सेम सर्वर, ठीक है। तो यहां पे रिसोर्स क्या है? मनी है। सिस्टम कौन सा है? सर्वर कौन सा है? शेफ है, एक शेफ है, उसी पे हम लोग मनी, उसी पे हम लोग रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं और वो शेफ हमें बेटर आउटकम दे रहा है। तो दिस इज वर्टिकल स्केलिंग। हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं? वी आर ऑप्टिमाइजिंग the process and also we are increasing the throughput, ठीक है। we are also increasing the throughput with the same resources, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमारे पास एक पिज्जा पार्लर है, हमारे पास एक शेफ है, शेफ के पास ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मैनेजर के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं, शेफ को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स ऐड कर रहे हैं, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे शेफ भी खुश हो रहा है और शेफ मोर ऑर्डर्स लेने से परेशान भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग, मतलब वी आर ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस, वी आर आल्सो इंक्रीजिंग द थ्रूपुट विद द सेम रिसोर्सेज। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस की बात करें और किस तरह से हम इस एंटायर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या हम जो पिज्जा बेस बनाते हैं शेफ, उस पिज्जा बेस को प्री मेक कर सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं एट नॉन पीक आवर्स। पीक आवर्स मतलब जब आपके पास ऑर्डर्स लगातार आते जा रहे हैं। लेट्स से आप शॉप ओपन करते हो 8 बजे या फिर 9 बजे मॉर्निंग को एंड क्लोज करते हो आप शाम के 7-8 बजे, ठीक है। तो 9 to 8, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 8 आपका पीक आवर्स है, जहां पे आपके कस्टमर्स आते जा रहे हैं, ऑर्डर्स आपको मिलते जा रहे हैं। अब इस 9 मतलब ओपनिंग आवर के पहले अगर आप अपना जो पिज्जा का बेस है वो प्री मेक कर लोगे, मतलब पिज्जा का बेस पहले से बना लोगे, तब जब ऑर्डर्स आते रहेंगे तब आपको बेस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो पिज्जा का बेस आप अलग से बना चुके हो ओपनिंग के पहले, शॉप ओपनिंग के पहले, वो पिज्जा बेस आप पीक आवर्स के दौरान यूज कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऑप्टिमाइज करना है प्रोसेस को, हमें ये जो पिज्जा बेस है ये प्री मेक करना पड़ेगा नॉन पीक आवर्स पे। नॉन पीक आवर्स मतलब लेट से आप 4 बजे मॉर्निंग को उठ रहे हो, आप शेफ हो, आप 4 बजे मॉर्निंग को उठ रहे हो, तब से 4 से 8:30 तक या फिर 4 से 9 तक आप पिज्जा बेस पे काम कर रहे हो। फिर 9 to 8 इवनिंग आप कस्टमर के ऑर्डर्स ले रहे हो, उनके लिए अलग से पिज्जा बना रहे हो। तो 9 to 8 इज पीक आवर, 4 to 9 इज नॉन पीक आवर। तो यहां पे लिखना है प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड एट नॉन पीक आवर्स। सो लेट्स से अब आपका जो शेफ है वो एक दिन के लिए, 1 डे के लिए बीमार पड़ गया, तो आपका जो बिजनेस है वो तो डाउन चला जाएगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ सिंगल शेफ था, राइट। आपका उस दिन कोई बिजनेस ही नहीं होने वाला। तो आप क्या कर सकते हो इस टाइम पे, अगर आप एक बैकअप शेफ रखते हो जो सिर्फ उस दिन के लिए काम करेगा जब आपका करंट जो ओरिजिनल शेफ है वो सिक पड़ जाए या फिर वो काम पे ना आ सके, तो एक दिन के लिए बैकअप शेफ काम करेगा एंड आप उसको उस दिन का पैसा दे सकते हो, राइट। तो ये जो हो रहा है ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में जो मास्टर और स्लेव का आर्किटेक्चर होता है वही सेम चीज है। एक आपके पास मास्टर शेफ है
और एक बैकअप शेफ है, जो मास्टर शेफ अगर एब्सेंट रहता है तो बैकअप शेफ काम कर देगा उसके जगह पे फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड उसको उसका पेमेंट भी मिल जाएगा. कीप बैकअप्स एंड अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. ठीक है. अब अगर आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ शेफ्स हायर करके रख सकते हो. तो आपके पास जो पहले 1 शेफ था, आप उसको 5 या फिर 6 शेफ करके रख सकते हो. मतलब आपके पास अब फुल टाइम 6 शेफ है एंड साथ ही साथ आपने कुछ बैकअप शेफ्स भी रख लिए. लेट्स से 4 बैकअप शेफ्स आपने रख लिए. तो आपके पास जो 1 फुल टाइम शेफ था और 1 बैकअप शेफ था, आपने क्या किया, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, और ज्यादा नंबर ऑफ शेफ्स हायर कर रहे हो. फुल टाइम शेफ्स आपने हायर कर लिए 6 और बैकअप शेफ्स आपने हायर कर लिए 4. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर एडिंग मोर रिसोर्सेज. ठीक है. तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, एडिंग मोर रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो आई होप जो जो चीजें हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में, वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा. तो बेसिकली मोर number of resources, which is basically horizontal scaling. Okay. और यहां पे क्या था, बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग. डन. सो लेट से आपके पास 3 शेफ्स है, तो ये वाला जो शेफ है ये पिज्जा बनाता है, ये वाला जो शेफ है ये गार्लिक ब्रेड बनाता है, और ये वाला जो शेफ है ये भी पिज्जा बनाता है. तो आपके पास लेट से बहुत सारे ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं, 2 तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं. ठीक है. एक तो हो गया पिज्जा का ऑर्डर, एक हो गया गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर. तो आप मुझे बताओ, आप कौन सा ऑर्डर किस शेफ के पास भेजोगे. ये शेफ 1 है, ये शेफ 2 है, ये शेफ 3 है. बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं. ठीक है. लेट से 1000 ऑर्डर आ रहा है गार्लिक ब्रेड का और पिज्जा का. तो आप कौन सा ऑर्डर किसके पास भेजोगे, शेफ 1, शेफ 2, शेफ 3, किसके पास भेजोगे, कौन सा ऑर्डर, ये आप मेरे को बताओ. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अगर एक पिज्जा का ऑर्डर आ रहा है, आप रैंडमली चाहे तो आप गार्लिक ब्रेड मेकर जो है उसको दे सकते हो. पिज्जा का ऑर्डर आ रहा है, आप गार्लिक ब्रेड मेकर को दे दिया. गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर आ रहा है, आपने पिज्जा मेकर को दे दिया. तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, अब जो गार्लिक ब्रेड वाला बंदा है, जो गार्लिक ब्रेड बनाता है, उसको पिज्जा के बारे में कुछ नहीं पता. तो उसको पहले रेसिपी सीखनी पड़ेगी, फिर उस पे अच्छे से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, फिर जाके उसको एक अच्छा सा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो उतना भी फाइनल नहीं होने वाला है. राइट. तो बेसिकली आप यहाँ पे जो जिसका स्ट्रेंथ है, लेट्स से गार्लिक ब्रेड मेकर का स्ट्रेंथ है बेसिकली गार्लिक ब्रेड मेक करना. राइट. तो आप अगर गार्लिक ब्रेड मेकर को पिज्जा बनाने बोलते हो तो उसका जो स्ट्रेंथ है उस पर तो कोई काम नहीं हो रहा है ना. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पिज्जा बनाता है उसको पिज्जा का ही ऑर्डर देना पड़ेगा, जो गार्लिक ब्रेड बनाता है उसको गार्लिक ब्रेड का ही ऑर्डर देना पड़ेगा. तो लेट्स से यहाँ पे एक पिज्जा का ऑर्डर आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर को इधर शेफ 1 को देंगे जो पिज्जा बनाता है, या फिर शेफ 3 को देंगे जो पिज्जा बनाता है. अगर गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, अगर गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर आ रहा है तो हम इसको किसको देंगे, शेफ 2 को देंगे जो गार्लिक ब्रेड बनाता है. अगर गार्लिक ब्रेड के रेसिपी में कोई चेंजेस करवाने होंगे तो हम किससे जाके बात करेंगे, जो गार्लिक ब्रेड बनाता है उसी से जाके बात करेंगे. राइट. अगर मेरे को गार्लिक ब्रेड का कुछ स्टेटस जानना है कि गार्लिक ब्रेड 10 बनाने दिए थे, अभी कितने बन चुके हैं, 5 बने हैं, 6 बने हैं, 7 बने हैं, मैं डायरेक्ट गार्लिक ब्रेड मेकर के पास जा सकता हूं एंड पता लगा सकता हूं कि कितने बने हैं. तो मेरे को कंप्लीट स्टेटस का भी पता लग जाएगा, साथ ही साथ अगर रेसिपी में चेंज हुआ तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो गार्लिक ब्रेड मेकर को मैं बता दूंगा, तो वो थोड़ा सा हटके काम कर देगा. अब इन फ्यूचर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों का अलग अलग से हम लोग टीम बना सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे जो पिज्जा मेकर है ये शेफ 1, इसका एक अलग से टीम होगा. यहाँ पे जो गार्लिक ब्रेड मेकर है शेफ 2, इसका एक अलग से टीम होगा. यहाँ पे जो पिज्जा मेकर है शेफ 3, इसका एक अलग से टीम होगा. तो पिज्जा मेकर जो है शेफ 1, इसके पास लेट से 3 बंदे हैं. जो पिज्जा मेकर 3 है इसके पास लेट से 4 बंदे हैं. जो गार्लिक ब्रेड मेकर है इसके पास लेट से 3 बंदे हैं. तो ये जो टीम्स है, तीनों टीम्स है, ये अपने में काम कर रहे हैं और तीनों का जो कंपैरिजन है वो अलग अलग है. मतलब तीनों अलग अलग रेट पे काम कर रहे हैं, तीनों के पास अलग अलग रिक्वेस्ट आ रही है, अलग अलग रेट पे रिक्वेस्ट आ रही है और वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं. तो बेसिकली ये क्या सिस्टम हो चुका है, ये माइक्रो सर्विस सिस्टम हो चुका है जो काम एक साथ कर रही है. ठीक है. जो काम एक साथ कर रही है पर आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. काम एक साथ कर रही है फॉर अ सिंगल पिज्जा शॉप,
पर आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हो गया क्या, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक है, डन। तो अब लेट्स से ये वाला जो आपका पूरा पिज्जा शॉप है, इसमें पावर आउटेज हो गया, मतलब उस दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ना जनरेटर काम कर रहा है ना कुछ काम कर रहा है। ओके, तो ये वाला जो शॉप है ये कंप्लीटली क्लोज हो गया एक दिन के लिए, या फिर लेट्स से आपका जो लाइसेंस है पिज्जा बनाने का वो आपसे छीन ली जाती है फॉर वन सिंगल डे, तो उस दिन तो आपका वापस से नुकसान होने वाला है। तो इसका भी बैकअप क्या होता है, बेसिकली आप एक दूसरा पिज्जा शॉप शहर के किसी और कोने में डाल दो, या फिर दूसरे किसी शहर सिटी में डाल दो, या फिर दूसरे किसी जगह पे ही डाल दो जहां पे काम जो पिज्जा शॉप 1 में हो रहा है वो सेम चीज यहां पे भी होने वाला है, पिज्जा शॉप 2 में भी होने वाला है। यहाँ पे मे बी जो नंबर ऑफ शेफ्स है वो कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे, वो डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर। ठीक है, पर काम सबका सेम होगा। तो ये बिगेस्ट स्टेप है आपका कंप्लेक्सिटी को बढ़ाने में, एक सिस्टम को और ज्यादा स्केलेबल करने में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें होने वाली है। अगर आपके पास रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, तो आपको पिज्जा शॉप 1 में भेजना चाहिए या फिर पिज्जा शॉप 2 में भेजना चाहिए, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है। रिक्वेस्ट अगर ऑनलाइन आ रहे हैं, मतलब कोई डिलीवरी एजेंट है उसके थ्रू रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आप पिज्जा शॉप 1 से डिलीवर करवाओगे या पिज्जा शॉप 2 से डिलीवर करवाओगे, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी जब आप एक न्यू पिज्जा शॉप ओपन करते हो टू डू द सेम वर्क बट एट अ डिफरेंट प्लेस विद डिफरेंट पीपल्स अराउंड इट। ओके, तो ये बेसिकली हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो वही एक एडवांटेज है कि इस शॉप के अराउंड जो लोकल्स है, लोकल पीपल है, उनके लिए इस शॉप में जाना आसान हो जाएगा, उनके लिए इस शॉप से डिलीवर करना सामान आसान हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, पार्टीशनिंग। तो लेट्स से ये पिज्जा शॉप 1 है, ये पिज्जा शॉप 2 है, ये डिलीवरी एजेंट है और ये कस्टमर है। तो आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो ये एक सेंट्रल सिस्टम में जाएगा। सेंट्रल सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो पिज्जा शॉप 1 में भेजना चाहिए या फिर पिज्जा शॉप 2 में भेजना चाहिए। सो लेट्स से पिज्जा शॉप 1 में जो वेटिंग टाइम है दैट्स अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है, और पिज्जा बनाने में अगेन लेट्स से 10 मिनट्स लग रहा है एंड डिलीवरी टाइम में लेट्स से 15 मिनट्स लग रहा है। तो यहां पे बेसिकली आपका कितना टाइम जा रहा है, यहां पे बेसिकली आपका 55 मिनट्स जा रहा है। अब जो पिज्जा शॉप 2 है, यहां पे लेट्स से जो वेटिंग टाइम है वो 10 मिनट का है। ओके, और आपका जो पिज्जा बनाने का टाइम है वो 5 मिनट का है एंड डिलीवरी टाइम जो है वो अगेन लेट्स से 30 मिनट्स का जा रहा है। तो यहां पे आपको कितना टाइम लग रहा है, 30 प्लस 5, 35 प्लस 10, 45 मिनट्स लग रहा है यहां पे। तो बेसिकली ये जो सेंट्रल सिस्टम है ये क्या करेगा, यहां पे पिज्जा शॉप 1 देख रहा है 55 मिनट्स लेगा टोटल, पिज्जा शॉप 2 देख रहा है 45 मिनट्स लेगा टोटल। तो ये जो सेंट्रल सिस्टम है ये रिक्वेस्ट को पिज्जा शॉप 2 के पास भेज देगा। तो ये जो रिक्वेस्ट सेंडिंग का काम है, पिज्जा शॉप 1 पे भेजूं या फिर पिज्जा शॉप 2 पे भेजूं, ये काम किसका है, बेसिकली लोड बैलेंसर का। ओके, सो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो पिज्जा आने का टाइम है 45 मिनट्स वो बहुत कम हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू 55 मिनट्स ऑफ पिज्जा शॉप 1 एंड इससे आपको फायदा भी हो रहा है, मतलब जो कंपनी है उसको फायदा हो रहा है टू मेक मोर प्रॉफिट्स। ओके, तो बेसिकली यहां पे लोड बैलेंसर का भी काम हो गया। तो राइट नाउ आपका जो एंटायर सिस्टम है वो स्केलेबल है, वो फॉल्ट टॉलरेंट है और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पर आप इस चीज को, इस एंटायर सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाओगे। सो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपका जो पिज्जा शॉप है, पिज्जा शॉप जितने भी है, पिज्जा शॉप 1, पिज्जा शॉप 2, ये कंपनी के अंडर है। ठीक है, कंपनी के अंडर सेपरेटली खड़े हुए हैं। इनका काम है पिज्जा बनाना या फिर पिज्जा शॉप में जितने भी आइटम्स बन रहे हैं वो सारी चीजें बनाना। ठीक है, अब जो कस्टमर है, कस्टमर को लाइक कंपनी को सर्व करना है टू द कस्टमर, राइट। कस्टमर रिक्वेस्ट भेजेगा, लोड बैलेंसर जो है वो चेकआउट करेगा PS1 में जाना चाहिए या फिर PS2 में जाना चाहिए। PS2 में जाना चाहिए तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को PS2 में भेज देगा, PS1 में जाना चाहिए तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को PS1 में भेज देगा। उसके बाद ये जो डिलीवरी एजेंट है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो PS2 है, PS2 में आपका जो भी ऑर्डर बन रहा है, वो पिज्जा है, वो बर्गर है, वो गार्लिक ब्रेड है,
डिलीवरी एजेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका काम है डिलीवर करना। सेम वाइज अगर आपका जो रिक्वेस्ट है वो पिज्जा शॉप 1 में जा रहा है तो डिलीवरी एजेंट को फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप बर्गर बनाने बोल रहे हो या फिर पिज्जा बनाने बोल रहे हो, गार्लिक ब्रेड बनाने बोल रहे हो, बिरयानी बनाने बोल रहे हो, कुछ भी बनाने बोल रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो है डिलीवरी एजेंट, ये भी कंप्लीटली सेपरेट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, PS1 कस्टमर और PS2 ये तो सेपरेट है ही, साथ ही साथ डिलीवरी एजेंट भी सेपरेट है। तो जो कंपनी है, टोटल कंपनी जो डिलीवरी एजेंट के साथ भी लिंक्ड है, जो पिज्जा शॉप्स के साथ भी लिंक्ड है, जो कस्टमर्स के साथ भी लिंक्ड है, वो इन सारी चीजों को सेपरेटली मैनेज कर सकती है और ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, डीकपलिंग। अब लेट्स से पिज्जा शॉप 1 में आपका जो ओवन है वो कहीं से खराब हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपका जो टाइम है, मेकिंग टाइम है ऑफ सिंगल पिज्जा या फिर बहुत सारी पिज्जा, वो आपका बढ़ जा रहा है, राइट, बिकॉज ओवन खराब है। सेम वे डिलीवरी एजेंट जो है वो किसी को, डिलीवरी बॉय को बोल रहा है कि जाओ लेके जाओ डिलीवरी दे के आओ, बट रास्ते में अगर उनका जो बाइक है या फिर कुछ भी साइकिल है वो खराब हो गया तो वहां पे डिलीवरी टाइम इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें नुकसान कर रही है कंपनी को। तो कंपनी बेसिकली यहाँ पे करेगी क्या, कंपनी बेसिकली हर एक चीज को, हर एक लॉग्स को देखेगी, हर एक रिक्वेस्ट को देखेगी, कब कहाँ पे फॉल्ट्स आ रहे हैं, कब कहाँ पे परेशानी हो रही है लोगों को, मतलब डिलीवरी एजेंट्स को, साथ ही साथ पिज्जा बनाने वाले शॉप्स को कहाँ कहाँ पे परेशानी हो रही है, इंटायर लॉग को देखने के बाद, उस पे इंटायर एनालिसिस करने के बाद वो इस चीज को फ्यूचर प्रूफ बनाने वाला है। फ्यूचर प्रूफ मतलब ताकि जो गलती अभी हो रही है, करंट सिचुएशंस में हो रही है, जो परेशानी हमें करंट सिचुएशंस में आ रही है, जैसे ओवन का खराब हो जाना, बाइक्स का खराब हो जाना डिलीवरी एजेंट वाले का, तो ये सारी चीजें जो अभी हो रही है, परेशानी अभी हो रही है, उसको फ्यूचर में लाइक प्रिवेंट करा जाए, फ्यूचर प्रूफ बनाया जाए, ठीक है। सो दैट इज लॉगिंग एंड मैट्रिक्स कैलकुलेशंस to make things future proof, okay। एंड फाइनली आप इस चीज को एक्सटेंसिव भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली एक सिस्टम डिजाइन ऑन अ हायर लेवल, ठीक है। आपने एक बिजनेस प्रॉब्लम को पकड़ा एंड आपने टेक्निकल टर्म्स के साथ हर एक प्रॉब्लम को लिंक किया और उसका सोल्यूशन निकाला। तो ये जो सारी चीज है, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये अपने आप में एक सोल्यूशन है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये है बेसिकली हाई लेवल डिजाइन। एंड इसी चीज को जब आप कोड करोगे तो उसे हम लोग लो लेवल डिजाइन बोलते हैं। यू विल कोड ऑल दीज थिंग्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, क्लासेस, डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग लो लेवल डिजाइन बोलते हैं। एंड ऑन अ हायर लेवल जो जो चीजें हमने देखी अभी तक, दिस इज हाई लेवल डिजाइन। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट बिटवीन what a high level design is and what a low level design is। and कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम आए आपके सामने, उसको आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स ऑन अ हायर लेवल, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द ग्रुप एंड द चैनल। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।